इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, हीटिंग, बेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, बैटरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स डिज़ाइंस, एमसीक्यू पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो कलेक्टिवली हम इन सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू एक साथ इनकी सीरीज को ले रहे हैं और अभी तक हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी के जो पार्ट इससे पहले हमने कंप्लीट किया उनको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और जो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो गाइज़ पार्ट 5 हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सुटेबल वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी फॉर डिज़ाइंस ऑफ अ लार्जर ट्रांसफार्मर इज। देखिए, आई मस्ट टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HPSSC, JEE, AE एंड SSC, JEE सेंट्रल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है आपके वेरियस बुक्स है, इंटरनेट्स है, सभी से रिसर्च करके हमने जो डाटा को फिल्टर करके आप तक ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज हमने ये पहुँचाई है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हम आपके लिए रिसर्च करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए, जस्ट आपको ध्यान से देखना, वीडियो को समझना है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड द सुटेबल वैल्यू फ्लक्स डेंसिटी फॉर डिजाइन ऑफ लार्जर ट्रांसफार्मर इज। देखिए, जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, एज बी नो दैट फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट सिंपली फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स ओवर एरिया। ओके गाइज, मोर विल द फ्लक्स डेंसिटी, ये आपकी फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है जो आपकी लार्जर ट्रांसफार्मर के लिए होती है। जितना ज़्यादा आपका, देखिए, स्मॉलर ट्रांसफार्मर फ्लक्स डेंसिटी मोर विल बी द फ्लक्स डेंसिटी, लार्जर ट्रांसफार्मर लेसर विल बी द फ्लक्स डेंसिटी। तो लार्जर ट्रांसफार्मर के लिए इसकी वैल्यू क्या है ये पूछा गया है। तो 1.2, 3.3 टेस्ला, 1.4 टेस्ला, 1.6 टेस्ला, So the right answer is 1.6 Tesla. 1 Tesla is equal to 10 raised to power 4 Gauss, and 1 Tesla, which is equal to Beaver per meter square, and or we can say that Newton per ampere meter. So here, suitable value of flux density for design of larger transformer is 1.6 Tesla. The next is the most common thickness of silicon sheets ranges from it's silicon, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, स्टील शीट्स रेंजेस फ्रॉम। दो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए, ऑलवेज अगेन दिस इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू। द राइट ऑप्शन इज 0.35 mm to 0.5 mm। तो गाइज, जो आपकी थिकनेस होती है सिलिकन स्टील शीट्स की, वो आपकी ये होती है ना 0.35 mm to 0.5 mm। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क इज। इल्यूमिनेशन क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, इल्यूमिनेशन इज ए इफेक्ट ऑफ लाइट क्या है आपके पास? लाइट आपके पास कॉज है और इल्यूमिनेशन क्या है? उसका इफेक्ट है। और जो आपकी लाइट किसी भी सोर्स से या हॉट बॉडी से किसी भी सरफेस में गिरती है इन द फॉर्म ऑफ ल्यूमेंस। किस फॉर्म में गिरती है? ल्यूमेंस। तो जो जितने ल्यूमेंस है आपके, प्रिसीजन वर्क, बहुत ही आप इंपॉर्टेंट कोई काम कर रहे हो, राइटिंग वर्क है, पेपर रीडिंग है, इस तरह का काम कर रहे हो, तो आपको जो ये ल्यूमेंस होते हैं किसी चीज़ में एक्सप्रेस्ड होते हैं, लक्स होता है इसका यूनिट, लक्स में। तो कितना लक्स आपके पास क्या चाहिए होता है? ल्यूमेंस। किस चीज़ के लिए? प्रिसीजन वर्क के लिए। देखिए, ऑप्शंस है आपके पास 500 to 1000, 200 लक्स, 300 लक्स एंड 50 लक्स। द राइट आंसर इज योर प्रिसीजन वर्क के लिए चाहिए होता है हमारे पास 500 to 1000 लक्स के आसपास। अगर हम बात करें नॉर्मल रीडिंग के लिए या नॉर्मल हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, तो नॉर्मल जो आपका जो रहता है वो रहता है 200 लक्स नॉर्मल डे लाइट के लिए। और प्रिसीजन वर्क, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द प्रिसीजन वर्क, तो 500 to 1000 लक्स आप ऐसे याद रख सकते हैं। इल्यूमिनेशन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोड्स ऑफ नियॉन ट्यूब वर्क्स एट। द इलेक्ट्रोड्स ऑफ नियॉन ट्यूब वर्क्स एट, जो इलेक्ट्रोड्स होता है नियॉन ट्यूब्स में, वो किस वोल्टेज पे काम करता है? ऑप्शंस आर वेरी हाई वोल्टेज, 2 kV to 6 kV, 33 kV, वेरी लो वोल्टेज। राइट आंसर इज योर 2 kV to 6 kV।
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इन डिग्री सेल्सियस इज। देखिए डिग्री सेल्सियस में पूछा हुआ है, तो जो टंगस्टन रहता है हमारे पास, जो हम सभी जानते ही है, जो फिलामेंट रहता है बल्ब का, वो किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का। जिस तरह से आपका जो हीटिंग एलिमेंट हीटर का नाइक्रोम का बना होता है, उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है और साथ में उसका तो रेजिस्टेंस भी काफ़ी हाई रहता है। खैर टंगस्टन की हम बात करते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? 3400 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट टेम्परेचर जिसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसलिए जो नॉर्मल हीटिंग रहती है जनरली आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो जो बल्ब जब जलता है तो उसको यहाँ तक तो बिल्कुल पहुँचते नहीं है। इसके समझो आप 1/3 1/5 पार्ट में भी हम पहुँचते नहीं है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? हाई रहता है। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ GLS, जनरल लाइटिंग एंड सर्विस लैंप, जो घरों में लैंप यूज़ किए जाते हैं बल्ब। ल्यूमिनस एफिशिएंसी, उसकी जो एफिशिएंसी जो क्या रहती है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी क्या रहती है, कितनी रहती है? उसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी आपकी रहती है, कम रहती है, 10 to 18%। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काफ़ी बार इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, बेशक आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हो, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के हो, लेकिन अगर आप ये जो माइनर सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है, आपका बैटरी सिस्टम है, उसके बाद इल्यूमिनेशन है, बेल्डिंग्स है, अगर आपके इन सब्जेक्ट्स में भी अगर आपने इनको थोड़ा पढ़ा नहीं होता तो यहाँ से जो आपके काफ़ी मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। तो काफ़ी वाइटल रोल ये प्ले करते हैं आपके जेई के एग्ज़ाम में, स्पेशली HPSSC और AE के एग्ज़ाम में एज वेल, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग वेपर गैस विल गिव येलो कलर लाइट इन फिलामेंट लैम्प। देखिए हम सभी जानते हैं बल्ब में जो क्या रहती है, एक तरह से गैस भरी रहती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेपर गैस विल गिव येलो कलर की लाइट कौन सी देती है? ऑप्शन आर हीलियम, मरकरी, मैग्नीशियम, सोडियम। राइट आंसर इज योर सोडियम। सोडियम क्या देता है हमारे को? येलो कलर की लाइट देगा किसी भी आपके बल्ब में। अगर हीलियम, मरकरी, मैग्नीशियम ये हो तो ये हमारे को देते हैं ग्रीनिश कलर की लाइट। कौन सी? ग्रीनिश कलर की लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 ये सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग वेपर गैस विल गिव येलो कलर लाइट इन फिलामेंट लैम्प? कौन सी? सोडियम विल गिव यू येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इज। देखिए जो वेरी VVIP एरियाज रहते हैं आपके वहाँ पे, जो आपको हम सभी जानते ही है, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है, ताकि जो है विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो, बाहर तारों के जाल जूल देखने को ना मिले। लेकिन इस केबल्स के एक डिसएडवांटेजेस रहते हैं कि इसमें एक तो हैवी कॉस्ट इन टू इंस्टॉल द सिस्टम, इट रिक्वायर्स सो मच कॉस्ट एज वेल एज सो मच इक्विपमेंट्स, कन्वर्टर समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन आपका जो केबल रहता है 66 kV से ऊपर आप यूज़ ही नहीं कर सकते इसको, लेस देन इक्वल टू 16 kV, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं किसी घर के आसपास से इसको ले जा रहे हो केबल को, तो मेक श्योर दैट कि घर से और केबल के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अवश्य हो, उसी तरह से आप उसको इंस्टॉल करें। राइट ऑप्शन इज योर ए। बाकी अगर आपको केबल के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ, इसके पार्ट्स के बारे में, इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, इसके क्वेश्चंस के बारे में, MCQs के बारे में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल की देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ विच सिस्टम इज़ मोस्ट रिलायबल। देखिए कौन सा सिस्टम मोस्ट रिलायबल होता है? देखिए पहले ज़माने में रेडियल सिस्टम होता था, उसमें क्या रहता था, जैसे हमारा ये प्यारा भारत है, सपोज लेट अस इमेजिन दैट दिस इज़ ओवर प्यारा भारत, और क्या रहता था उसमें, जैसे नॉर्दर्न रीजन से आप सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टर्न रीजन को, तो कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉल्ट आ गया, कुछ भी हो गया, ग्रिड में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सारा क्या हो जाता था, ब्लैकआउट हो जाता था। लेकिन रिंग मेन सिस्टम जो रहता है आपका, उसमें क्या रहता है, सिस्टम पूरा का पूरा रिंग मेन मतलब पूरा कनेक्टेड होगा। नॉर्थन ग्रिड साउथर्न से कनेक्ट होगा, साउथर्न ग्रिड ईस्टर्न से होगा, ईस्टर्न वेस्टर्न से वेस्टर्न, मतलब आप सारे ग्रिड एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। उससे क्या होता है, सपोज नॉर्दर्न ग्रिड को सप्लाई आ रही है, सपोज लेट अस इमेजिन, चलो वेस्टर्न लेते हैं, वेस्टर्न ग्रिड को सपोज सप्लाई आ रही है नॉर्दर्न ग्रिड से। अब नॉर्दर्न ग्रिड में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई खराबी आ गई, तो क्या हो गया, बीच में सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वेस्टर्न ग्रिड ब्लैकआउट में जाएगा। अगर सिस्टम रिंग में है तो आप एकदम आपका सिस्टम साउदर्न से भी कनेक्टेड है, आप सप्लाई फिर कहाँ से ले सकते हो, साउदर्न से ले सकते हो, मतलब आपके पास एक तरह से अल्टरनेट है। तो मोस्ट रिलायबल और विश्वसनीय जो आपका सिस्टम कौन सा हुआ, रिंग मेन सिस्टम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मिसप्रिंट में गलती हुई है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। इलेक्ट्रोड इज़ नॉट कंज्यूम्ड इन केस ऑफ, जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूम्ड किस केस में नहीं होता है। देखिए TIG टंगस्टन इनर्ट गैस, एटॉमिक, या आपके मेटल इनर्ट गैस। तो मेटल जो कंज्यूमेबल नहीं होता आपका TIG में नहीं होता, और जो MIG होती है मेटल इनर्ट गैस, इसमें जो क्या रहता है मेटल कंज्यूमेबल रहता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल बेस्ड हमने लिया आपको। कैलकुलेट बैटरी बैकअप टाइम। देखिए आपने कहीं से बैटरी खरीदी और आपको उसको पता करना कि बैटरी कितने घंटे चलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले सपोज आपके पास जो वैल्यू दी हुई है उसको आपको लिखना पड़ेगा। जिसके पास पावर दी हुई है, एम्पियर आवर्स रेटिंग दी हुई है, एफिशिएंसी दी है, वोल्टेज दी है। तो बैटरी का जो बैकअप टाइम रहता है वो रहता है आपका एम्पियर आवर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी अपॉन पावर वाट। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 10 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाय 100% एफिशिएंसी है, तो 100% का मतलब हुआ 100% 100 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर दिया आपको 200 वाट। 200 से 200 कैंसिल, 200 वाट पावर दी हुई है, 200 से 20 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 10 आवर्स। तो बैटरी आपकी कितना काम करेगी 10 आवर्स। अगर उसकी एम्पियर रेटिंग दी है 10, अगर एफिशिएंसी दी है 100%, वैसे तो खैर 100% होती नहीं है एफिशिएंसी, 80 के आसपास रख लीजिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी दिया हो आपको पास क्वेश्चन में वैल्यू, वोल्टेज आपको कुछ दी है, सपोज कोई और क्वेश्चन है 220 दी है, एफिशिएंसी आपको 60% दी हुई है, वाट आपको 230 दी हुई है, एम्पियर आवर आपको बस 130 दिया, कुछ भी दिया हो सकता है। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कीजिए। एक और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बैकअप टाइम ऑफ बैटरी विच इज इक्वल टू एम्पियर आवर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी अपॉन वाट। ये एक जनरल फॉर्मूला रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइस थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा आपको बेसिक सा थोड़ा और डिटेल बता लेता हूँ इसके बारे में। कुछ एक आधे क्वेश्चंस जो इसमें छूट गए हो, जैसे कार्गोस कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, आपको पता ही है ट्रांसफार्मर कोर में यूज़ किया जाता है ना। तो जो जनरली जो हमारे पास जो घरों में जो रहते हैं स्विचेस, 2 वे स्विचेस, उसकी जो करंट रेटिंग 6 एम्पियर रहती है। और जो आपके पास मिनीचर सर्किट ब्रेकर MCB का 32 एम्पियर, या जो आपके किटकैट फ्यूजेस रहते हैं उसमें जो 32 एम्पियर के आसपास जो MCB के पास करंट की रेटिंग रहती है। और जो जहाँ पे आप चार्जिंग लगाते हैं उस प्लग में 2 वे स्विच जो होता है 6 एम्पियर के आसपास उसकी रेटिंग रहती है। बेसिक नॉलेज है, थोड़ा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। एक और मेरे जहन में आ रहा कि जो ग्रेवल होती है, जो बजरी जिसको हम एक तरह से कहते हैं, वो सब स्टेशन में क्यों बिछाई जाती है। देखिए वो इसलिए बिछाई जाती है, उसके 2 रीज़न होते हैं। नंबर 1 तो होता है स्टेप पोटेंशियल, वन इज स्टेप पोटेंशियल एंड अनदर इज फुट पोटेंशियल। देखिए एक तो वो स्टेप पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए, दूसरा फुट पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए। ये एक टेक्निकल लॉजिकल आंसर है, वो इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है कि वो कोई वहाँ पे फिसल ना जाए या कुछ सांप ना चढ़े, ठीक है, इस तरह का आंसर नहीं होते। बजरी सबस्टेशन में इसलिए बिछाई जाती है टू रिड्यूस द स्टेप पोटेंशियल एंड फुट पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आप चल रहे हो ज़मीन पे, ये आपका पहला पैर है, ये दूसरा पैर है, जैसे आप चलोगे इन दोनों के बीच में क्या होगा, अगर सपोज आपका अर्थ प्रॉपरली नहीं हुआ है, करंट ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो आपकी ज़मीन जिस एरिया में हो जहाँ पे इक्विपमेंट लगा है, तो उस इक्विपमेंट के नीचे बॉटम में उस एरिया में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो जैसे आप स्टेप आगे पीछे करोगे, मतलब एक पैर है आपका, दूसरा पैर है, अब इस पैर में जो पोटेंशियल कुछ और होगा उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ये डिफरेंट जगह है, और दूसरा पैर आपका थोड़ा आगे है डिफरेंट जगह में, इस जगह पे डिफरेंट जो क्या है, ये डिफरेंट जगह पे आपका पैर है। तो दोनों जगहों में क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल। जब पोटेंशियल क्रिएट होता है, सॉरी एसी सप्लाई में आप इमेजिन कीजिए, जब दोनों जगह पोटेंशियल क्रिएट होता है तो क्या होता है, फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी एक पैर से दूसरे पैर को, और आपको झटका लग जाएगा। दूसरा फुट पोटेंशियल, विद इन फुट जो क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, विद इन फुट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपकी, जो है क्या कहते हैं उसको,
सप्लाई हो सकती है, आपकी बॉडी में हो सकती है, तो आपको दोनों पैर को एक जगह इस तरह से जंप मारते हुए आगे जाना पड़ेगा अगर इससे बचना है तो। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए ग्रेवल्स जो होते हैं, आपके स्टोन होते हैं, छोटे छोटे स्टोन, बजरी, उसको जो सबस्टेशन में बिछाया जाता है टू reduce the not reduce the but to neglect we can say that the step potential as well as foot potential. तो गाइज़ ये था हमारे पास जो पार्ट 5 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, हीटिंग, बेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, बैटरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स डिज़ाइन एमसीक्यूज़ का ये पार्ट 5 था। आप सब हमारे साथ बने रहे, ढेर सारा आपने एडोनारा वर्ल्ड को प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और हर वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।